नमस्कार। एनसीईआरटी रीडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे एसएसटी का चैप्टर 1 सामाजिक और राजनीतिक विविधता के बारे में पढ़ रहे थे। केरल और क्या जान रहे थे जैसे कि एक समुद्र के किनारे राज्य बसा हुआ है केरल, और दूसरा जो हिमालय के तराई में बसा हुआ है लद्दाख। तो वो एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे विविध है, डिफरेंस है, बहुत सारी अंतर है दोनों राज्यों में। एक जैसे मौसम के हिसाब से, जलवायु, मौसम, व्यक्ति, लोग, धर्म, बहुत तरह से एक दूसरे से क्या थे दोनों राज्य, बहुत सारे दृष्टिकोण से दोनों राज्य एक दूसरे से डिफरेंस थे, अलग थे। तो उसी के बारे में आगे चलते हैं। आज लास्ट हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर 2 में चलेंगे। चैप्टर 1 जहाँ केरल और लद्दाख क्या था, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक, दोनों की क्या थी भौगोलिक स्थिति भी एक बताए थे कि केरल है समुद्र के किनारे, वहाँ का मिट्टी भी उपजाऊ है, तो वहाँ के लोग क्या है समृद्ध हैं। लेकिन लद्दाख क्या है हिमालय के तराई में बसा हुआ है, यहाँ पे उपजाऊ जमीन कम है, इसलिए यहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए, जीविका के लिए दूसरे चीज़ पे निर्भर, जानवरों पे, ऊन पे, एक था ना वहाँ पे ऊन के बारे में बताया गया था जो महत्वपूर्ण था, तो उसी का साल बनाकर वो बेचते हैं कश्मीर में, उसी से उनकी जीविका चलती है। इसके अलावा दूध और मांस था, कुछ अंडे भी थे, अंडे हो, मुर्गिया पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, पशुपालन करके वो अपना जीविका चला रहे थे। कहाँ के लोग, लद्दाख के। वहीं केरल में क्या था, जलवायु नॉर्मल था, समान तापमान था। तो यहाँ में यहाँ के खेती के रूप में मसालों की खेती यहाँ पे होती है, लौंग, इलायची और भी विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण मसाले, स्पाइसेज यहाँ पे उगाई जाती है खेती में, और कॉफ़ी भी हो गया यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और लद्दाख में क्या था, लद्दाख में अलग जलवायु होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। वही केरल में स्टार्टिंग में ही वर्षा होती है और लास्ट में भी होता है। तो इसी सभी चीज़ों को देखकर केरल, लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से क्या थी, बिल्कुल अलग थी, डिफरेंस थी। दोनों राज्य एक ही देश में है, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है, बहुत सारे अंतर दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। मतलब ये पूरा चैप्टर का सारांश है, विविधता, डिफरेंस, लोगों में, राज्यों में, लगभग सभी चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसी को समझना था चैप्टर 1 में। डिफरेंस, अंतर को समझना था। स्कूल में, क्लास में, दो दोस्त के बीच में, दो राज्य के बीच में, दो देश के बीच में, तो यही सारांश था। अंतर को आपस में एक दूसरे को, डिफरेंस को कैसे, विविधता को कैसे जानेंगे, ये था। ठीक है, तो उसी तरह से अभी राज्य समीर 1 समीर 2 था, पिछले स्टोरी में, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। इसमें क्या है, दो राज्य है, एक लद्दाख है जो हिमालय के तराई में बसा हुआ है, और दूसरा केरल है जो साउथ स्टेट है भारत का। दोनों क्या है, दोनों ही बिल्कुल अलग है, सभी चीज़ों में बहुत तरह से डिफरेंस में। वही हम यह देखते हैं कि लोग, क्षेत्रों में इतिहास, एक ही प्रकार की संस्कृति प्रभाव है। दोनों की क्षेत्र चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। और क्या था, दोनों राज्यों का व्यापारिक दृष्टिकोण भी अलग था। दोनों राज्य में व्यापार के दृष्टिकोण से भी दोनों क्या थी, महत्वपूर्ण थी, और डिफरेंस थी, अलग था। दोनों राज्य में चीन और अरब से लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। वहाँ पे मसालों के लिए आया था ना वास्को डी गामा, सबसे पहले 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट स्थान पे आया था। तो अरब और चीन के लोग यहाँ पे व्यापारिक, और भी बहुत देश के लोग यहाँ पे आए थे व्यापार के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से चीन और अरब देश को बताया गया है। अंग्रेज, पोर्टुगीज, पुर्तगाल के लोग, बहुत सारे लोग आए। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति क्या है, मसालों की खेती के लिए संभव है। वही लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है, ऊन के लिए, पश्मीना ऊन। कौन सा ऊन था, पश्मीना ऊन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ लद्दाख के लिए मसालों की खेती के लिए केरल महत्वपूर्ण था, और वही ऊन के लिए, मांस के लिए, पश्मीना ऊन के लिए, व्यापारों के लिए लद्दाख महत्वपूर्ण था। इस तरह पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल में
प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति, चलिए आगे देखते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। विविधता, अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव, अलग अलग राज्य का जो प्रभाव है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन के आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। विविधता, जैसे बताए थे, कोई लोग अलग राज्य में जाके बसता है तो उसके उत्सव को, धर्म को समझता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे लोग, सुविधाएं बढ़ी, विकास हुआ, लोग का आवागमन बढ़ा, उसी तरह से धर्म संस्कृतियाँ भी बढ़ती गई, जो कि लोगों के लिए क्या होता है, धर्म महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी आपस में आदान प्रदान हुआ, एक जगह से दूसरी जगह। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, त्यौहार, जलवायु परिवर्तन, ये सब देखने को मिला। तो जहाँ भी हम पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, अगर घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे दूसरे राज्य में, तो वहाँ के जलवायु परिवर्तन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, डिफरेंस पता चलता है। ठीक उसी तरह से हम अपने जहाँ पे आप रहते हैं आस पड़ोस में, वहीं पे देख सकते हैं लोगों में अंतर, हैव नोट्स बहुत तरह के। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम समुदाय में लोगों को देखते हैं, अंतर पता चलता है। रोज़मर्रा का काम, किसी को खाने में डेली देख सकते हैं, बाज़ार जब जाते हैं तो कुछ लोग अलग अलग चीज़ को लाते हैं, खाना के हिसाब से भी देख सकते हैं, खाना, कपड़ा, रहन सहन, ये सब आस पड़ोस में ही हम देख सकते हैं, डिफरेंस को, विविधता को देख सकते हैं। हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। तो भारतीय लोग मिलनसार होते हैं, तो मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, विविधता में एकता। विविधता पहले बताया गया, लोगों में, आसपास के पड़ोसियों में, अलग अलग धर्म समुदाय में, राज्यों में। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, विविधता तो है इस देश में, सभी देशों में सबसे ज़्यादा विविधता यहीं पे है, भारत में ही है, विविधता है। लेकिन इसी में क्या करना है, एकता को दिखाना है, तभी हम मजबूत रहेंगे। विविधता में ही एकता को दिखाना है, चाहे वो धर्म संस्कृति कुछ भी हो। तो जब तक एक रहेंगे तभी तक क्या रहेंगे, संगठित रहेंगे, मजबूत होंगे। तो भारत विविधता का तो देश है ही, बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, रीति रिवाज उनका अलग अलग है, तो ये विविधता का देश है ही। इसी में विविधता या अनेकता कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंस भी कह सकते हैं, अंतर, उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। भारत की ताकत का स्रोत क्या है, विविधता ही, अनेकता ही क्या है, अनेकता में ही एकता हमारे देश का स्रोत है। जिसे अंग्रेजों, इतिहास से ही हम सीख सकते हैं। जब अंग्रेजों के समय में भारत पर राज था तो सभी धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सभी मिलकर क्या करते थे, अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से क्रांति करते थे, आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। जो किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। आगे देखते हैं, पुरुष स्त्री सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, अलग अलग परिवेश के लोग भी यहाँ पे शामिल थे। एकजुट होकर वो आंदोलन में इकट्ठे होते थे और अलग अलग धर्म के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ, स्त्री पुरुष और भी धर्म के लोग अलग अलग तरीकों से क्या करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो इसी को खत्म समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक राजनीति की थी। क्या किया था, भारत के लोगों में वो फूट डालो राज करो का राजनीति यहाँ के लोगों में अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएं थी। यहाँ के विविधता को अंग्रेज जानता था, समझता था, और इसका फायदा भी अंग्रेजों ने उठाया, फूट डालकर राज किया। मगर लोग ने दिखला दिया कि वो एक दूसरे में चाहे कितने भी अलग हो, विभिन्न हो, विविध हो, सभी मिलकर अंग्रेज को आखिरकार यहाँ से क्या किए, बाहर कर ही दिए और स्वतंत्रता की लड़ाई जीते।
दिन उसी में कविता लिखा गया है, देखते हैं, पढ़ते हैं कविता को। क्या कहा गया है? दिन खून के हमारे, मतलब ये स्वतंत्रता के समय जो बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद हुए, बलिदान दिए। तो दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर, मतलब जब खुशी का समय आए तो बलिदान के समय को नहीं भूल जाना है, सुख के समय में दुख के समय को नहीं भूल जाना है, उसी के हिसाब से अनुसार चलना है। तो खुशियों को अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। स्वतंत्रता के समय को नहीं भूलना है, याद रखना है कि आज़ादी हमें किस तरह से मिली। गोली खा के सोए, मतलब जलियांवाला बाग की घटना तो याद पता ही होगा आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को जनरल ओ डायर ने क्या किया था, वहाँ पे गोली मार दिया था। सभी लोग एक पार्क में इकट्ठे थे, चारों तरफ से बाउंड्री था वहाँ पे। तो जलियांवाला बाग में 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने पंजाब में बहुत सारे लोगों को गोलियों से मार दिया था। तो यही है, गोली खा के सोए थे जलियांवाला बाग में हम, सोनी परी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भी भिगो के जाना, दिन खून के हमारे न भूल जाना। ठीक है, ये कविता है। कुछ जेल में पड़े हैं, जो काला पानी का अंडमान निकोबार में था। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गिरे हैं, जो शहीद हो गए। दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से ये कविता लिया गया है, जो क्या है, महत्वपूर्ण है। बाकी यह था, देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता के दिवस के अवसर भाषण देते हुए स्पीच दे रहे हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आप देख सकते हैं चित्र में। प्रथम स्पीच है, यहाँ पे देख सकते हैं। ध्वजारोहण हुआ है यहाँ पे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भाषण देते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग, जो गीत अभी पिछले पेज में पढ़े हैं, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर, आम लोगों पे, जो वहाँ पे क्या कर रहे थे, निहत्थे आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन पे अंग्रेजों ने गोलियां चला दिया था। यहाँ पे महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध कर रहे थे। उसी में बहुत सारे लोगों की जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जान चला गया। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए, अंग्रेजों की नीति के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में लोग यहाँ पे मारे गए अंग्रेजों के द्वारा। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उनसे ज़्यादा घायल, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। यह गीत उन शहीदों को याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और बहुत सारे गीत, जन गण मन वंदे मातरम, ये सभी स्वतंत्रता के संग्राम के समय के ही गीत है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गान, जन गण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, ये सभी स्वतंत्रता के समय के ही गीत है। और ये जलियांवाला बाग वाला गीत था जो पीछे हम पढ़े हैं, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ठीक है, चिन्ह विविध के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। चिन्ह भी होते हैं। क्या भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे का परिकल्पना की गई थी। 1930 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ध्वज है, भारतीय ध्वज, कुछ बदला हुआ था, लेकिन 1930 में ही ये स्वतंत्रता की मांग के रूप में ये 1930 में ही 26 जनवरी को, लगभग 26 जनवरी की रात को ही
ये जो जवाहरलाल नेहरू ने झंडे को फहराकर स्वतंत्रता मनाया था। तो उसी झंडे की कहानी के बारे में जानना है जो 1947 में ही अपनाया गया था। बाकी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आगे अपनाया गया। भारतीय झंडों को आंदोलन के समय भारत के सभी लोगों ने किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई भारत पे थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी एकता है भारत की। अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इससे विविधताओं को पहचान और प्रोत्साहन किया जाता है। एकता से विविधताओं को बल मिलता है। जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया है किसमें? भारत एक खोज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है। अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है किन्होंने? नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारत एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान भी क्या है? भारत की एकता को दिखाता है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे हम शब्दों में ये लिखना है कि राष्ट्रगान में एकता को किस तरह से बताया गया है, उसको लिखना है। ठीक है, तो यहीं तक आपका क्लास था। चैप्टर 1 यहीं तक था। तो अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक।